में नवाचारों की है महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रसिद्ध गायक नरेंद्र चंचल का निधन, पिछले कई महीनों से चल रहे थे बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया गहरा शोक। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से बातचीत की। वाराणसी में टीकाकरण से जुड़े कर्मियों और लाभार्थियों से संवाद करते हुए पीएम ने कहा कि 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई थी। काशी के बारे में कहते हैं कि यहाँ शुभता सिद्धि में बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 सालों में वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से पूर्वांचल क्षेत्र में कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिली है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। वाराणसी में टीकाकरण के लाभार्थियों से संवाद से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों से क्षेत्र और देश के विकास के लिए अपने कौशल और नवाचारों का उपयोग करने की अपील की। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपुर में रहते हुए तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है वो असम की प्रगति को, देश की प्रगति को गति देगा, नई ऊंचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वजह भी हैं। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान, इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर, यहां के लोगों, यहां के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि तेजपुर के युवा असम को नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पूर्वी भारत की क्षमता पर, उनके राष्ट्र निर्माण के प्रयासों पर मेरा ही नहीं पूरे देश का भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र के लिए कई नए अवसर भी मुहैया कराए हैं। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है।
साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने पर बल देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से शिक्षा की पूरी व्यवस्था और बेहतर होगी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लगातार उसकी कोशिश की जा रही है। इस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने पर बल देती है। डाटा एनालिटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवैल्यूएशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्ष्यों को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने बायोगैस को लेकर तेजपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। गांवों में वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से कंचन, इसमें बदलने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है। फसलों के अवशेष हमारे किसानों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़ी एक सस्ती और प्रभावी टेक्नोलॉजी को, उसको लेकर जो काम आप अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में मिली कामयाबी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने लड़कर खेला और निराश होने के बजाय चुनौती को स्वीकार किया और जीत हासिल की। चुनौती से निपटने के इस नए अंदाज ने ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जैसे अनुभवी और मजबूत टीम के खिलाफ सफलता दिलाई। हर चुनौती, हर समस्या से निपटने का हमारे युवा देश का अंदाज, देश का मिजाज अब कुछ हटकर है। इसका एक ताजा उदाहरण तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है। आप लोगों में से बहुतों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या क्या चुनौतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडीशंस, इसमें निराश होने के बजाय हमारे युवा खिलाड़ियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तलाशे। कुछ खिलाड़ियों में अनुभव जरूर कम था, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद दिखा। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इतिहास बना दिया। एक बेहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को, इतने पुराने खिलाड़ियों की टीम को पराजित कर दिया।
और दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों पर बैठक जारी है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव बनर्जी लंबे समय से ममता बनर्जी से असंतुष्ट थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेज दिया है। राजीव बनर्जी लंबे समय से पार्टी से असंतुष्ट थे। पार्टी उन्हें मनाने के लिए कई बैठकें भी कर चुकी थी, लेकिन अनंततः वे अपने पत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें बहुत खेद है कि सूचित करना पड़ा है कि वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वन मंत्री के तौर पर राजीव बनर्जी लगातार मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। इससे पहले मंत्री शुभेंदु अधिकारी और खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव से पहले हो रही लगातार हिंसाओं और शिकायतों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग की पूरी बेंच चुनाव से पहले राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को कोलकाता पहुंची थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल की स्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उन्हें राज्य से जो फीडबैक और रिपोर्ट मिली है उस पर विस्तृत चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state in free, fair, ethical and safe manner while endeavoring to ensure higher voter participation amidst peaceful, harmonious atmosphere. And in case the voter participation in West Bengal has been very high. In 2016 it was 82.80. In 2014 Parliament it was 82.20. In 2019 it was 81.69. The election was held in 2016 in 6 phases. Actually, one phase was split into 2 phases, A and B, so effectively 7 phases. And the Lok Sabha elections, as you are aware, was held in 7 phases. चुनाव आयुक्त ने चुनाव के दौरान मीडिया से संवेदनशीलता के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से फेक न्यूज और पेड न्यूज से बचने की सलाह दी। They also voiced their concern for misuse of social media for spreading fake news, communally provocative speeches, misuse of government machinery, misuse of money power, and asked for Commission to take effective steps in this direction. On the social media, I want to report to you, my dear friends, that during the Lok Sabha elections, as most of you are already aware, our senior officers engaged into very detailed dialogue with the social media handles and their apex organizations in Delhi. चुनाव आयुक्त ने राज्यों से मिले फीडबैक और रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का भरोसा दिया। Bengal had 78,903 polling stations, and these additional polling stations, which are called auxiliary polling stations, are 22,887. In other words, now West Bengal has total 101,790 polling stations. We found that as many as 2,950 polling stations are located above ground level. और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टी, सभी परिवारवाद से ग्रस्त हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति
भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बदल देता है। यहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते हैं। जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते हैं। और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ नई दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जो शोध और विकास सहित हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। इस सहयोग से सड़क क्षेत्र में शोध एवं विकास गतिविधियों को बल मिलेगा। चेयर प्रोफेसर से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विकास और राजमार्ग विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के समन्वय में नेतृत्व प्रदान करेंगे। We have done an MOU with the IIT Roorkee, and Dr. Parida would be the professional chair for this research work on behalf of Ministry of Road Transport Highways. We hope and expect that the new materials, technologies, and good industry practices will be brought in, which will help in better infrastructure, safer infrastructure, and leading to an economical infrastructure as well. और विषम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कई बार ये साबित किया है कि वो किस तरह से देश की सेवा करने के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराती है। सीआरपीएफ के बेड़े में नई तकनीक से लैस हथियार और भारत निर्मित सर्विलांस कैमरे भी शामिल किए गए। साथ ही आतंकियों और नक्सलियों से मुठभेड़ में जख्मी हो जाने वाले जवानों के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस बनाई गई है, जो संकरी रास्तों से निकलने के लिए कारगर साबित होगी। इन सभी सुविधाओं और हथियारों को उन्होंने अपने मीडिया संवाद के जरिए सभी के सामने रखा। देश की सुरक्षा में अहम रोल अदा करने वाली सीआरपीएफ की टीम लगातार उन इलाकों में जांबाजी से अपना लोहा मनवाती है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे नक्सल एरिया में हो। और आज देखिए जिस तरह से यहाँ पर वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो तमाम गैजेट्स और वो तमाम सारे के सारे वेपन्स उन्होंने सभी के सामने रखे हैं और दिखाया है कि कितनी तेज़ी से भारत ने न केवल इंडियन मेड गन्स बनाए और इंडियन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, साथ ही साथ हाईली इक्विप्ड यहाँ पर इन्होंने ये सारी की सारी वैन्स तैयार कर रखी हैं, फोर्स को लगातार और बुलंद करा। और ये देखिए इस तरह की खास यहाँ पर इक्विपमेंट्स तैयार की गई हैं जो 24 घंटे किसी भी परिस्थिति में लोहा मनवा सकती हैं। और ये खास तौर पर उस एरिया के लिए तैयार की गई है ये बुलेट, जिसमें सिंगल व्यक्ति को ले जाया जा सकता है अगर उस चोट लग जाती है। और नक्सलाइट एरिया में खास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पर सर्विलांस कैमरा 360 डिग्री पर यह काम करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये इंडियन मेड है, रात में भी ये काम करेगा सर्विलांस का और दिन में भी काम करेगा, जिसकी बहुत जरूरत होती है क्योंकि ऐसा आपको पता नहीं लगता कौन सा टेररिस्ट है वो आपके आसपास घूम रहा है या कोई मूवमेंट है, तो उसको ये कैप्चर कर सकते हैं। 360 डिग्री पर ये पूरा का पूरा काम करता है। और गन्स यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लोहा लेने के लिए काफी हैं। सर आज की डेट में हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम किसी भी दुश्मन को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। आपके सामने जो रखा हुआ है 84mm कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है। इससे हम 5 प्रकार के अलग अलग टाइप के जो हैं राउंड्स फायर करते हैं। जैसे कि हमें बैंकर तोड़ना हो या एचई टैंक के खिलाफ अगर हो या एचई बम, मतलब एचई बम को ह्यूमन के खिलाफ यूज करना हो, तो हम इन सभी या धुएं का पर्दा बनाना हो या फिर हमें जो है सर रात के समय रोशनी करनी हो, इन सभी प्रकार के राउंडों को हम इस 84mm रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हैं, जिनकी अलग अलग रेंज है। एचई बम की 1000 तक इसकी रेंज है और हम 1000 मीटर पर किसी भी जो है टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, उनको खास तकनीकी से बनाया गया और इसका काफी फायदा भी सीआरपीएफ के जवान उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गणतंत्र दिवस परेड समारोह में इस साल 32 झांकियां प्रदर्शित की जा रही हैं, जिसमें गुजरात की झांकी भी काफी मनमोहक बनाई गई है। क्या खास है गुजरात की झांकी में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में गुजरात की झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय के उप निदेशक पंकज भाई दामोदर दास मोदी।
सर इस बार क्या खास रहेगा गुजरात की झांकी में? इस बार गुजरात की झांकी में गुजरात सरकार ने 1000 साल पुराना सूर्य मंदिर चुना है, जो महसाना के नजदीक मोढेरा गांव में पुष्पावती नदी के तट पर आज से 1000 साल पहले महाराजा भीमदेव ने इसको निर्माण किए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात की जाए तो कितने कलाकार झांकी के अंदर रहेंगे? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल जो कोरोना महामारी है, इस बीच में भारत के रक्षा मंत्रालय ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है बहुत ही सराहनीय है। इसके कारण इस साल हमारे टेबलों में 12 आर्टिस्ट जो गुजरात का प्रख्यात टिप्पणी नृत्य है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। गुजरात की झांकी में मोढेरा का सूर्य मंदिर राजपथ की भव्यता में और भी ज्यादा चार चांद लगाएगा। कैमरामैन अजय कुमार और मेरे सहयोगी सन्नी गाल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने के बाद से ही भारत ने पड़ोसी देशों को कोरोना टीके की खुराकें भेजना शुरू कर दिया है। आज वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने म्यांमार को कोरोना टीकों की खेप भेजी है। भारत ने म्यांमार को 15 लाख टीकों की खेप भेजी, जो कि म्यांमार पहुंच चुकी है। इससे पहले भारत ने कल बांग्लादेश और नेपाल और उससे पहले भूटान और मालदीव को कोरोना टीकों की खेप भेजी थी। ये खुराकें सीरम इंस्टीट्यूट के कोरोना टीकों की हैं। भारत ने बुधवार से पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को कोरोना टीके भेजना शुरू किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत द्वारा कोरोना टीकों की 20 लाख खुराक दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ढाका में सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि भारत से खरीदे गए टीकों के 25-26 जनवरी तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुर्रेस्वामी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन और स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को ढाका में एक समारोह के दौरान कल 20 लाख से ज्यादा टीके दिए थे। इस मौके पर बोलते हुए उच्चायुक्त ने कहा कि ये उपहार भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत दिया गया है, जिसमें भारत बांग्लादेश को अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिट में हुई बातचीत के अनुसार भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम के 1 हफ्ते के भीतर बांग्लादेश को टीका देने का काम किया। और गोवा में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अब आखिरी चरण में पहुंच गया है, जहां दुनिया भर के 60 फिल्मों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं इंडियन पैनोरमा श्रेणी की फिल्में सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शुक्रवार को कुछ ऐसी ही चुनिंदा फिल्में थीं। कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, ओनली ह्यूमन, फोकस कंट्री, बांग्लादेशी फिल्म इन स्प्रिंग ब्रीज। वहीं होमेज श्रेणी में शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा, जब दिवंगत अभिनेता इरफान खान को उनकी फिल्म पान सिंह तोमर के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर और उनके बेटे बाबिल खान खास तौर पर स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी प्रख्यात अभिनेता जगदेव की फिल्म ब्रह्मचारी, श्री राम लागू की फिल्म एक दिन अचानक, चैडविक बॉसमैन की फिल्म 42 के जरिए याद किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक और जगराता में माता की भजन गायकी के लिए मशहूर नरेंद्र चंचल का गुरुवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 साल के थे। इलाज के दौरान दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। नरेंद्र चंचल देवी माता की भक्ति गानों को लेकर भजन प्रेमियों के बीच खासे लोकप्रिय थे। इसके अलावा उन्होंने कई हिट फिल्मों में गाने भी गाए थे, जिसमें बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान और अवतार जैसी फिल्मों में भी शामिल हैं। नरेंद्र चंचल को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। नरेंद्र चंचल का जन्म अमृतसर में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में गायकी की शुरुआत ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी से 1973 में की थी। इसके बाद उन्होंने भजन गायकी करने लगे और काफी नाम कमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रख्यात भजन गायक श्री नरेंद्र चंचल जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने लोगों में भक्ति भावना का संचार करने में अद्भुत भूमिका निभाई। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार। न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है। संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के जरिए। दूरदर्शन लेकर आ रहा है इन्हीं विजेताओं के बुलंद हौसलों, अडिग सोच और असाधारण यात्राओं की कहानियां। 12 क्षेत्रों में 35 श्रेणियां, देश के अलग अलग भागों से स्टार्टअप की सफलता की कहानियां। खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस में आपके अपने दूरदर्शन नेटवर्क पर। In the brand new episode of Startup Champions, don't just aim for the stars, but also reach out to them. Meet the best startups of India in the space sector. We'll also have with us Dr. K. Sivan, Chairman, ISRO. Definitely Government of India and ISRO take all the steps to mitigate the risk and ensure a conducive environment for the startups to carry out the space activities. This is the episode of Startup Champions that you cannot afford to miss. We're about to start the first ever NBA. Zach Zarba tosses it in the air. We're underway. Prime Minister Modi interacts with beneficiaries and vaccinators of COVID vaccination drive in Varanasi via video conferencing. Participants share their first-hand experience of vaccination. Over 10.5 lakh people vaccinated so far across the country. West Bengal Forest Minister Rajiv Banerjee resigns from Mamata cabinet ahead of upcoming state assembly elections. Government and agitating farmer unions meeting in the another round of talks today. Farmer unions had yesterday rejected government's offer to suspend implementation of 3 farm laws from 12 to 18 months.
Prime Minister Modi addresses 18th convocation of Tezpur University in Assam through video conferencing. Prime Minister says government reforms have opened up a plethora of opportunities, adds innovations playing significant role in solving local problems. Famous singer Narendra Chanchal passes away at the age of 80. He was known for singing famous bhajans like Chalo Bulawa Aaya Hai. Prime Minister Modi expresses condolences. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt and the top story at this hour. Prime Minister Narendra Modi today interacted with beneficiaries and vaccinators of COVID-19 vaccination drive in Varanasi via video conferencing. The participants in the interaction shared their first-hand experience of the vaccination. Addressing the beneficiaries and vaccinators, Prime Minister said that the new year has begun on an auspicious note with the biggest vaccination program in the world going on in India. साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। Prime Minister Modi has also said that in the last 6 years, the medical infrastructure in and around Banaras was developed in a fast pace, which benefited the people during COVID times. बीते 6 वर्षों में बनारस और आसपास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़ा बदलाव आया है, उससे पूरे पूर्वांचल को कोरोना काल में बड़ी मदद मिली है। अब बनारस वैक्सीन के लिए उसी गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब 20,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। And in a fresh blow to the Trinamool Congress government of West Bengal, State Cabinet Minister Rajiv Banerjee tendered his resignation. Rajiv Banerjee was the minister in charge of Forest Department in the State Cabinet. The resignation of the minister is a serious development or a big development in the state politics, as in the recent months many TMC leaders, including Suvendu Adhikari, have left the party and joined BJP, the party which is constantly in the process to strengthen its roots and cadre in the state. A team of officials of the Election Commission of India, including the Chief Election Commissioner Sunil Arora, is on a visit to poll-bound West Bengal. The Election Commission team held discussions with all the political parties in the state and have asked to ensure that voting is held in free and fair manner. Chief Election Commissioner said that the term of the West Bengal Assembly will end on May 30th. Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state, in free, fair, ethical and safe manner, while endeavouring to ensure higher voter participation amidst peaceful, harmonious atmosphere. And in case the voter participation in West Bengal has been very high, in 2016 it was 82.80, in 2014 Parliament it was 82.20, in 2019 it was 81.69. The election was held in 2016 in 6 phases. Actually, one phase was split into 2 phases, A and B, so effectively 7 phases. And the Lok Sabha elections, as you are aware, was held in 7 phases. The Chief Election Commissioner said during the assembly elections, the media should act with a lot of sensitivity and media persons should refrain from fake news and also misuse of social media. They also voiced their concern
for misuse of social media for spreading fake news, communally provocative speeches, misuse of government machinery, misuse of money power, and asked for Commission to take effective steps in this direction. On the social media, I want to report to you, my dear friends, that during the Lok Sabha elections, as most of you are already aware, our senior officers engaged into very detailed dialogue with the social media handles and their apex organizations in Delhi. Mr. Sunil Arora also said that special arrangements will be made for polling in the sensitive areas of West Bengal. Bengal had 78,903 polling stations, and these additional polling stations, which are called auxiliary polling stations, are 22,887. In other words, now West Bengal has total 101,790 polling stations. We found that as many as 2,950 polling stations are located above ground level. Well, the Chief Election Commissioner has said that BSF is one of the finest forces in the country. Sunil Arora also added that it is unfortunate that a party made advertisements about the BSF. Whichever political party made this averment about BSF, it is unfortunate. BSF is one of the finest forces in the country. They are the sentinels of our borders. It has been founded by some iconic police officers like Rustamji and Ashwini Kumarji, and they have maintained the traditions. So there is no point castigating any forces ad nauseum, whether it is BSF or the state police forces. And now moving on, some news on the updates on fight against COVID-19. Well, Myanmar today received 15 lakh doses of COVID-19 vaccines as gift from India under Vaccine Maitri exercise. These vaccines will be administered to 75,000 people by next week. The Ministry of External Affairs said that Indian vaccines have arrived in Myanmar to contribute to our neighborhood's inoculation efforts, while consignments of Indian-made COVID vaccines have been airlifted for Seychelles and Mauritius. Well, India has also crossed a significant landmark in its collective and resolute fight against global pandemic. As on 22nd of January 2021 till 7 a.m., nearly 10.5 lakh beneficiaries have received vaccination under the countrywide COVID-19 vaccination exercise. In the last 24 hours, 2,37,050 people were vaccinated across 4,049 sessions. 18,167 sessions have been conducted so far. The expansion in testing infrastructure has also given a massive boost in India's fight against the global pandemic. The cumulative testing has crossed 19 crore mark. 8 lakh plus samples were tested in the last 24 hours, which has increased India's total cumulative tests of 19 crore 1,48,024. Comprehensive and widespread testing on the sustained basis has resulted in bringing down the positivity rate. The cumulative positivity rate now stands at 5.59% as of today. Prime Minister Narendra Modi today addressed 18th convocation of Tezpur University, Assam through video conferencing. This event witnessed 1,218 students who passed out in 2020 receiving their degrees and diplomas. Speaking at the occasion, Prime Minister said Centre is fully committed to develop Northeast region, which keeps creating innumerable new opportunities for the younger generation. हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है
नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं।